जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल के बारे में। इससे कौन कौन से एग्जामों में प्रश्न आ सकते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस एग्जामों में कौन कौन से प्रश्न आए थे उन पीवाईक्यू पर भी चर्चा होगी। एग्जाम के समय पर इस टॉपिक को छोड़कर आप चले जाते हो, वही गलती आप करते हो, लेकिन यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए हैं पहले भी एग्जामों में और आने वाली एग्जामों में भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से। तो आज उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आने वाली एग्जामों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और कम से कम अपने 1 या 2 नंबर आप डेफिनेटली कंफर्म कर सकते हो आने वाली एग्जामों के लिए। तो शुरुआत करते हैं मौर्य उत्तर काल या गुप्त पूर्व काल के बारे में। अब मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल का अर्थ क्या होता है? तो मौर्य उत्तर का अर्थ होता है मौर्यों के बाद का समय। मौर्यों के बाद का समय, मौर्यों के बाद का समय क्या कहलाता है? मौर्य उत्तर। और इनके बाद के समय को क्या कहा जाता है? मौर्योत्तर काल। अब गुप्त पूर्व काल का अर्थ होता है गुप्तों के पहले का समय या गुप्त काल के पहले का समय। गुप्त काल के पहले का समय वो क्या कहलाएगा? गुप्त पूर्व काल। अब मौर्यों के बाद तथा गुप्तों के पहले किन किन वंशों ने शासन किया, कौन प्रमुख शासक हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्यों के बाद और गुप्तों के पहले 3 प्रमुख वंश आए थे। वो वंश है शुंग वंश, कण्व वंश व सातवाहन वंश। मौर्यों के बाद और गुप्तों के पहले इन 3 वंशों ने, शुंग वंश, कण्व वंश व सातवाहन वंश ने शासन किया था। तो इनके प्रमुख राजाओं तथा इन टॉपिकों से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ। ध्यान रखना, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहद्रथ। और वृहद्रथ की हत्या कर किसने? शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। मतलब शुंग वंश की स्थापना कब की गई थी? 185 ईसा पूर्व में। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो विकल्प नंबर ए, ऑप्शन नंबर पहला आएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ को पराजित कर किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। अब पुष्यमित्र शुंग किस जाति से संबंधित थे? तो आंसर आता है ब्राह्मण जाति से। ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। और कौन थे ये? तो ये वृहद्रथ के सेनापति थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो आंसर आएगा सेनापति के पद पर। मैंने अभी चर्चा की है कि पुष्यमित्र शुंग वृहद्रथ के कौन थे? सेनापति थे, जिन्होंने वृहद्रथ की हत्या कर और किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना। और एक किस जाति से संबंधित थे? तो आंसर आएगा ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? देखिएगा, शुंग वंश के बाद मैं पहले एक आपको लाइन से लिख देता हूं कि किसके बाद कौन सा वंश आता है। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है और कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश आता है। कण्व वंश के बाद कौन सा आता है? सातवाहन वंश। अब मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अब शुंगों के बाद कौन सा वंश आता है? कण्व वंश। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। ध्यान रखना, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और देवभूति को किसने पराजित किया था? वासुदेव कण्व ने। देवभूति को, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को पराजित कर वासुदेव कण्व ने किस वंश की स्थापना की थी? कण्व वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है और कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। और वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को पराजित कर किस वंश की स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर कण्व वंश के बाद कौन सा वंश आता है? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात समझना, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जबकि कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था।
कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और सुशर्मा को पराजित कर किसने पराजित किया था? तो आंसर आएगा सिमुक। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को पराजित कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो अगला प्रश्न का आंसर यहां पर मिल जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। और सिमुक ने किसे पराजित किया था? तो कण्व वंश के शासक, कण्व वंश के अंतिम शासक, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को पराजित कर और कण्व वंश के स्थान पर कौन से वंश की स्थापना की? सातवाहन वंश की स्थापना। और संस्थापक कौन था? तो आंसर आएगा सिमुक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो आंसर आता है कनिष्क। कनिष्क पहले शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में अश्वघोष के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त कर कनिष्क शैव से क्या बन गया था? बौद्ध बन गया था। ये कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? आंसर आता है कनिष्क के। कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक, और चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी, और जो किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। तो चरक किनके राज चिकित्सक थे? तो आंसर आता है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर आता है पुरुषपुर, और जिसे वर्तमान में पेशावर भी कहा जाता है। वर्तमान में पुरुषपुर का नाम पेशावर है। इसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो आंसर आएगा मथुरा। और पहली राजधानी कौन सी थी, या प्रमुख राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, और जिसे वर्तमान में पेशावर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो आंसर आएगा पेशावर का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो आंसर आएगा गांधार कला। अच्छा, मौर्य काल की बात करते हैं। तो मौर्य काल में जो तक्षशिला है, वो तक्षशिला शिक्षा से संबंधित प्रमुख केंद्र था। शिक्षा से संबंधित प्रमुख केंद्र कब था? मौर्य काल के समय, जब चाणक्य इसके अध्यापक थे, उस समय की बात हो रही है। लेकिन तक्षशिला किसके समय? तक्षशिला प्रसिद्धि का प्रमुख कारण कब? कुषाणों के समय। यहाँ पर प्रश्न किससे संबंधित है? कुषाणों से संबंधित है। तो कुषाणों के समय तक्षशिला की प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण था, वो था गांधार कला, क्योंकि गांधार कला का सर्वाधिक विकास कुषाणों के समय हुआ था। गांधार कला व मथुरा कला का सबसे ज्यादा विकास किसके समय हुआ था? कुषाणों के समय। तो यहाँ प्रश्न तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? कुषाण वंश पढ़ रहे हैं, शुंग वंश, कण्व वंश। तो ये किससे संबंधित है? कुषाणों से संबंधित, और आंसर आएगा गांधार कला। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो आंसर आता है इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सबसे पहला सोने की मुद्राएं चलाई थी। और एक प्रश्न और क्या बन सकता है? तो मुद्रा पर या सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य किन्होंने किया था? तब भी आंसर आएगा इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने सिक्कों पर सबसे पहले अपने नाम लिखवाए थे। और अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले भारत में किन्होंने चलाई थी? तो आंसर आता है इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने। आगे देखते हैं, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? तो आंसर आता है मथुरा संग्रहालय में। आगे प्रश्न है अगला, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? तो आंसर आता है सीसा धातु या लेड धातु की। सातवाहन शासक वो शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों में सबसे पहले लेड या सीसे धातु का प्रयोग किया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र। ये तीनों किनके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? मतलब भूमि अनुदान करने की, भूमि दान करने की प्रथा की शुरुआत सबसे पहले सातवाहन शासकों ने की थी। ध्यान रखना, लेड या शीशे के सिक्के भी सातवाहन शासकों ने चलाए थे, तथा भूमि अनुदान करने की प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किन्होंने की थी? सातवाहन शासकों ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका, मतलब रंगमंच यानी नाटक समझ सकते हैं। नाटक में जो पर्दा है उस पर्दा का शुभारंभ, नाटक से पहले पर्दे का खुलना और नाटक के बाद पर्दे का गिरना। तो पर्दे का प्रयोग सबसे पहले भारत में रंगमंच में पर्दे का प्रयोग या यवनिका का प्रयोग सबसे पहले किन शासकों ने किया था? तो आंसर आता है यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो आंसर आता है कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुद्राएं चलाई थी? तो आंसर आता है कुषाण शासकों ने सोने की सर्वाधिक मुद्राएं चलाई थी। अगला, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो आंसर आता है कनिष्क के दरबार की शोभा थे। चरक जो थे वो कनिष्क के राजवेद थे। कनिष्क के राजवेद कौन थे? चरक। और उन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? तो आंसर आता है चरक संहिता। चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। नागार्जुन जो थे इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? नागार्जुन ने। तो चरक व नागार्जुन किनके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन। और किनकी शोभा थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। अगला है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो आंसर आता है कनिष्क के। कनिष्क ने शकों को पराजित कर 78 ईस्वी में, ध्यान रखना 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। किस शासक ने की थी? कनिष्क ने की थी। और जो शक संवत है, शक संवत भारत का सरकारी संवत माना जाता है। भारत का सरकारी संवत कौन सा है? शक संवत। शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। और शुरुआत करने वाला कौन था? कनिष्क। आगे बढ़ते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो आंसर आएगा पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आंसर आएगा खारवेल, क्योंकि खारवेल को कलिंग नरेश भी कहा जाता है। कलिंग नरेश खारवेल। और ये जो खारवेल है इनसे संबंधित एक अभिलेख है, वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो आंसर आएगा कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो आंसर आएगा कला के क्षेत्र में। कुषाण काल में गांधार कला व मथुरा कला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर रहेगा कला से संबंधित। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया था? तो इनका जो शासन का क्षेत्र वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र औरंगाबाद में इनका शासन था। और इनकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। अगला प्रश्न है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहां पर थी? अभी मैंने बताया था पैठन या प्रतिष्ठान, जो कि कहां पर पड़ती है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो आंसर आएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। शक शासक जो रुद्रदामन थे उनसे जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। यहां से भी प्रश्न आपका बन सकता है। अगला है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो आंसर आएगा हाल ने। दो व्यक्ति की चर्चाएं होती है सातवाहन वंश के समय, हाल तथा गुणाढ्य।
हाल व गुणाढ्य। हाल व गुणाढ्य दो प्रमुख कवि थे। तो हाल की पुस्तक का नाम गाथा सप्तशती था, जबकि गुणाढ्य की पुस्तक का नाम था वृहत कथा। वृहत कथा, ध्यान रखना, हाल की जो पुस्तक या कृति है वो गाथा सप्तशती है, जबकि गुणाढ्य की जो कृति है वो वृहत कथा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, तो आंसर आता है प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, तथा लिपि या स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में शासक के बारे में बताया गया है और सूची सेकंड में उन्होंने जो उपाधियां धारण की थी उसके बारे में। तो सबसे पहले शासक है अशोक। तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। तो अशोक के लिए सही विकल्प रहेगा प्रियदर्शी। कनिष्क जो है उन्हें कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता है, कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता है। कलिंग नरेश खारवेल है, उन्हें कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि भी दी गई थी। तो यहाँ पर मैंने सभी को एक दूसरे से जोड़ दिया, किसकी उपाधि किसने प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो आंसर आता है 58 ईसा पूर्व में। उज्जैन के एक लोकल शासक थे जिन्होंने इस उपाधि की शुरुआत की थी 58 ईसा पूर्व में, और सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इतिहास में 14 व्यक्ति ऐसे थे, 14 राजा ऐसे थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 78 ईस्वी में तो शक संवत की शुरुआत हुई थी। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। और किसने की थी? कनिष्क ने। कनिष्क ने। जबकि 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत किन्होंने की थी? तो उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने। और कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।